हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री फाउंडेशन बेच में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर यानी पदार्थों का वर्गीकरण में आपने फर्स्ट लेक्चर में जहाँ तक आपने पढ़ा आपको बताया गया। अब उससे आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। तो उसी प्रकार से ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे कि डिप्लोमा हो गया, आईटीआई, या आप पॉलिटेक्निक ले सकते हो, या एसएससी या रेलवे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यानी साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस के, वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको इसी में से आना है। तो आप इसके साथ ज्वाइन हो जाना और जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप, और वहाँ पे जाके आप क्लास प्लस लाइट नाम का एक ऐप है, आप वहाँ पे उसे डाउनलोड करके वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह सब आपको अवेलेबल करा दिया गया है। तो वहाँ पे आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ज्योग्राफी और मैथ सब चीज़ का कंटेंट वहाँ पे कराया गया है, वो भी बहुत कम प्राइस में और बहुत फ्री भी अवेलेबल कराया गया है। जो कुछ कुछ कंटेंट है जो रिकॉर्डेड बैच है उस तरह का जो है फ्री में कराया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे समझना, तो आपको जहाँ तक बताया गया था पदार्थ, अब देखना द्रव और द्रव्य दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखना कि पदार्थ यानी मेटर, मेटर होता क्या है कि जितने भी मेटर है ना सब द्रव्य हैं। क्या है? द्रव्य। तो अब आगे समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पदार्थ का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, उसी प्रकार से केमिकल स्टेट हो गया। सॉलिड स्टेट में क्या क्या, ठोस हो गया, द्रव हो गया। द्रव मतलब क्या, वो वाटर हो गया, उसके बारे में बात करें। द्रव हो गया, गैस हो गया और प्लाज्मा हो गया, और बीईसी। अब बहुत से स्टूडेंट बीईसी के बारे में नहीं जानता होगा। ये हमने कल का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें बताया था कि जो बीईसी यानी कि इसे हम कहते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि दो छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसको आपस में टकराया गया था। वो हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं और ना ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो नहीं पूछे जाएंगे उसको नहीं पढ़ना। तो उसी प्रकार से जो तत्व है यानी एलिमेंट, इसके बारे में देख लेंगे। और यौगिक, ये भी आपको कल बता दिया गया है, और मिश्रण के बारे में भी बता दिया गया। ये सब आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब पता भी होगा और बता दिया गया भी। तो इसमें टाइम बिना इन्वेस्ट किए चले आगे समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल समझना, आज का टॉपिक आपका रहेगा फर्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड के बारे में। चलिए, रदरफोर्ड साहब जो थे यानी कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उसके बारे में देखिए। उन्होंने सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझना, एटम ऑफ मेटल फॉयल। तो यहाँ पे एक चीज समझना, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, तो कौन सा मतलब रूल दिया था, वो सब के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। समझे? अब चलिए आपको रदरफोर्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। रदरफोर्ड जो थे तो उसके बारे में एक, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट डाला था। तो वो डाला था किस पे, तो वो भी हम जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले देखना, रदरफोर्ड दिया था क्या, अल्फा प्रकीर्णन। स्कैटरिंग मतलब क्या, प्रकीर्णन होता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। यही कारण है, जैसे कि यही कारण है कि नाभिक में, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, एक रदरफोर्ड ने एक, आप समझ लो कि एक सब्सटेंस लिया, ठीक, या कोई इक्विपमेंट लिया, उसमें क्या किया, अल्फा एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट किया। तो एक इक्विपमेंट लिया, उस पर अल्फा अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट डाला। तो किस पे डाला, इस पे डाला। तो कितना डाला इफेक्ट, लगभग रदरफोर्ड ने 20,000 अल्फा किरण को एक साथ इसमें डाला। तो इसमें जब डाला तो देखा कि अल्फा स्पेक्ट्रिंग इफेक्ट किस तरह से काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक चित्र मैं आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे कि मेजोरिटी ऑफ अल्फा रेज जो है सीधा गया, मतलब वो देखा कि जो ये एटम है, एटम में डाला जो, तो लेब में एक एटम को लिया पहले सब्सटेंस के अंदर। देखिए कोई सा भी मेटर है, मेटर किससे मिलके बना, एटम से मिलके बना। तो रदरफोर्ड ने उसी एटम में जब अल्फा आप कह सकते हो स्कैटरिंग इफेक्ट जब डाला, यानी 20,000 अल्फा रेज को उस पर डाला, अल्फा स्कैटरिंग इफेक्ट जब डाला, तो अल्फा प्रकीर्णन रदरफोर्ड ने, तो जो मेजोरिटी ऑफ जो रे था तो अल्फा रेज था। कौन था, अल्फा रे।
इसका मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा था जो सीधे निकल गया। इससे ये पता चला कि जो एटम है लगभग उसका कुछ भाग जो है खाली है। तो इससे क्या है, तो मतलब कि खाली होने का मतलब क्या है, जैसे कि आप कहीं पे आप अगर टॉर्च मारते हो, अगर ऐसे दौड़ रहे हो या कहीं पे आप जा रहे हो, अगर कुछ नहीं होता, आप किसी चीज़ से नहीं टकरा रहे हो, तो आप सीधे जाते रहते हो। लेकिन किसी चीज़ से टकराने के बाद आपका जो मोमेंटम होता है और जो आपका जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन और मोमेंटम दोनों चेंज होते जाता है, और अपना मोमेंटम किसी चीज़ पर डाल देते हो। वो भी आपको फिजिक्स में बताया जाएगा क्या मोमेंटम है, लेकिन आपका डायरेक्शन तो चेंज होता है। यहाँ पे देखो इसका कोई सा भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इससे ये पता, मेजोरिटी ऑफ रेस जो है, यानी अल्फा रेज, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि उसका संख्या ज़्यादा है। लेकिन कुछ कुछ जो रे थे, अल्फा रेज जो थे, वो कुछ कुछ रे ये ऊपर की ओर चले गए, यहाँ से ऊपर की ओर चले गए और यहाँ से भी ऊपर की ओर चले गए। जब इस तरह से देखा कि जो अल्फा रेज था वो अपना नेचर इस प्रकार से दिखा रहा है, तो इससे उसे जो है थोड़ा सा डाउट हुआ रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने सोचा कि जो मेरा जो अल्फा स्कैटरिंग, जो हमने अल्फा किरण को रेज को डाला इस पे, तो अल्फा रेज जो था वो क्या था, पॉजिटिव था। क्या था, पॉजिटिव, पॉजिटिव था। अब यहाँ पे समझना, इसको नोट डाउन कर लेना। अल्फा रेज क्या था, पॉजिटिव था, तो इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो ये हो गया आपका जो छोटी सी बात था, इसमें आपको आपको आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब यही कारण है, अब जब इसमें से कुछ कुछ रे जो देखिए यहाँ पे, तो और न्यूक्लियस जब बीच में, जब अल्फा रे को देखा कि बीच के जो आसपास जो थे, जैसे कि ये वाले ये ऊपर चले गए, तो ये देखा तो ये भी इधर चले गया इस तरफ। तो देखा कि दोनों तरफ जो न्यूक्लियस यानी कि उसका जो एटम का जो केंद्र तक पहुंचने वाला था, तो उसमें ये देख पाया कि एटम के केंद्र से पहुंचने से पहले ये ऊपर की ओर चला गया और ये नीचे की ओर चले गया। इस तरह से देखा कि अपना दिशा को चेंज कर दिया, अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो इससे ये पता चला कि बीच में कुछ है। यहाँ तक अंदेशा हुआ उसे, रदरफोर्ड को। फिर उसे रदरफोर्ड के ख्याल आया कि जो मतलब सेम जब चार्जेस होते हैं, यानी कि प्लस चार्ज और प्लस चार्ज जो है, वो पता चला कि जो सेम टाइप का जो चार्ज होता है एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये पता था। तो रदरफोर्ड ने देखा कि यहाँ से जब टकराया तो ये वापस रिटर्न होके भी आया और ये जो है रिपेल करके इसे ऊपर जाने को कह दिया, आप एक तरह से कह सकते हो, और ये नीचे चले गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इससे ये पता चला रदरफोर्ड को, जो न्यूक्लियस में जो बीच में है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, इस पर प्लस चार्ज है। क्या है, इसी कारण से न्यूक्लियस पे क्या है, प्लस चार्ज है। यही कारण नाभिक में पॉजिटिव है, और यही कारण जो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव है तथा ठोस, और जो नाभिक जो होता है ठोस होता है, जिस कारण से यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि जो यहाँ पे इससे ये पता चला जो अल्फाज रेज कुछ कुछ जो रेज थे वो वापस लौट गया, वो बीच से टकरा के लौटा। तो रदरफोर्ड को ये भी पता चला जो न्यूक्लियस यानी एटम का जो बीच का जो पार्ट है वो कठोर है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि वो अपने जब सेम चार्ज आपस में मिला तो वो क्या किया, रिपेल कर दिया। तो इससे ये भी पता चला, हमने तो प्लस चार्ज को डाला था उस पर, पॉजिटिव चार्ज को डाला था, लेकिन वो क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर दिया। इससे ये पता चला कि बीच में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और इसकी खोज जो है यानी कि आप कह सकते हो कि रदरफोर्ड का जो खोज, सॉरी न्यूक्लियस का जो खोज था वो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने। इसको आप नोट कर लेना। चलिए, ये आपको पता चल गया एटम ऑफ गोल्ड फॉयल। अब यहाँ पे आप नोट कर लेना, ये न्यूक्लियस हो गया, इस पर प्लस चार्ज हो गया, और जो वेरी फ्यू कुछ कुछ जो थे जैसे कि वापस लौटा ये प्लस चार्ज। अल्फा स्कैटरिंग जो किस तरह का, उस पर कौन से चार्ज होते हैं, यहाँ भी नोट कर लेना। सबसे पहले समझना कि जो हम बात कर रहे हैं अल्फा के बारे में, तो अल्फा के बारे में बात चलिए समझते हैं। अब देखो अल्फा को नॉर्मली इस तरह से हम अल्फा को लिखते हैं, तो चलिए इसे लिख के हम चलते हैं। तो अल्फा अल्फा का पॉजिटिव चार्ज होता है,
चलिए ये हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अल्फा किरण यानी कि इस पे प्लस चार्ज होता है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। और जो जो ये पार्ट था ये लौट गया, ये सब हमने आपको बता दिया है। चलिए और आगे समझते हैं। और इसमें आप एक चीज़ समझना, हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल जो एलिमेंट होते हैं तत्व 118 एलिमेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं एलिमेंट, इसको नोट कर लेना। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होते हैं। कितना, 118 एलिमेंट होते हैं। और इसमें से जो, अब एक चीज़ समझना, आगे आप समझोगे जैसे कि आगे का जो टॉपिक सब चीज़ आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि यहाँ पे समझना। सबसे पहले तो आपको अब डिस्कवरी के बारे में ये बताऊंगा कि जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया, तो एटम में बहुत जैसे जैसे एटम का खोज हुआ, तो एटम का जैसे खोज हुआ तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस था, एटम का के अंदर जो दुनिया था उसमें क्या था, और उसका कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या कैसे खोज किया, ये सब आपको बताया जाए। बस आप अब जो है इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत अच्छे से आपको याद करना। अभी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले एक ट्रिक है जिसका नाम है पेन। अब देखिए PEN GTC, ये आपको याद करना, पेन GTC, PEN GTC। पी के देखिए, पी के सीध में क्या है जी, और ई के सीध में क्या है टी, और एन के सीध में क्या है सी। तो आप आपका काम खत्म। तो यहाँ पे आपको याद हो गया, P4 हो गया आपका प्रोटॉन, P4 हो गया प्रोटॉन, E4 हो गया इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन, N4 हो गया न्यूट्रॉन। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब पी के नीचे क्या है जी, जी का मतलब हो गया G4 गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन यानी प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। पी से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के नीचे है टी, और टी का खोज किसने किया था, यहाँ पे देखना थॉमसन, यानी जे थॉमसन। चलिए ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए एन, एन के सीध में N4 क्या हो गया, न्यूट्रॉन। अब देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के सीध में यहाँ पे सी है, C4 चेडविक। तो ये हो गया चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। चलिए ये सब आपको समझ में आ चुका होगा, ये एक तरह का ट्रिक था। अब चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझना सबसे पहले, तो अब आगे आप ये समझोगे जैसे कि हमने पढ़ा कि रदरफोर्ड के बारे में, और रदरफोर्ड ने किस तरह से एटम के अंदर जो खोज था यानी न्यूक्लियस का खोज किया, ये सब आपको आयोग पता हो गया है। तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट को पता नहीं, तो ये आपको पता चल गया कि जो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, तो उसका खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने। जब न्यूक्लियस का खोज किया तो जो और सब साइंटिस्ट थे, तो उसके मन में भी जिज्ञासा हुआ, तो कि ये जो है एटम के अंदर जो है, इस जैसे कि मन में इमेजिन हुआ कि एटम के अंदर ये न्यूक्लियस को खोजा, चलो हम भी कुछ खोजते हैं, कुछ मिल जाए। तो उसको देखने के बाद जैसे प्रोटॉन, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गोल्डस्टीन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो जो गोल्डस्टीन था, गोल्डस्टीन जो साइंटिस्ट थे, वो उन्होंने क्या किया, प्रोटॉन का खोज कर दिया। यानी कि जो कहा कि ये आपने जैसे कि मान के चलिए कि आपका एटम हो गया, एटम के अंदर जब उन्होंने देखा कि एटम के अंदर जब रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का खोज किया, तो देखा कि आपने इसका खोज किया तो उसके अंदर, और वो देखते देखते जो है गोल्डस्टीन देखा कि उसको भी कुछ नया चीज़ मिला, तो उसको भी लगा कि हमको कुछ नया मिला, तो वो भी अपना नाम रख दिया। आप एक तरह से आप इसे ऐसे समझ सकते हो अपने लैंग्वेज में, जिस तरह से आपको सुविधा हो उस तरह से आप याद कर लेना। और प्रोटॉन का जो खोज था उस प्रकार से गोल्डस्टीन ने किया था। लेकिन जब खोज किया तो नाम रखने का उसका मतलब कि कैपेबिलिटी नहीं था, तो उसके पास तो नाम किसने रखा, तो जब वो खोज किया था प्रोटॉन का, तो तभी उस समय उपस्थित वहाँ पे रदरफोर्ड भी थे। तो रदरफोर्ड कहा कि हम जब न्यूक्लियस का खोज हम किए हैं तो हम इसका नाम रखते हैं। तो उन्होंने नाम जो है जो इसका नामकरण किसने रखा, इसका जो खोजा था न्यूक्लियस के भीतर जो जो भी चीज़ खोजा था उसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था, उसने रखा, रदरफोर्ड ने रखा था। नामकरण रदरफोर्ड ने किया। चलिए ये आपको पता चल गया। अब आगे का जो टॉपिक है आगे, और जब ये सब जानने के बाद देखा कि दूसरे साइंटिस्ट को मिला, तो सबका मन में हुआ कि चलो हम भी खोजते हैं, हमको भी कुछ नया मिल जाए। तो बहुत सारे, जैसे उसके बाद साइंटिस्ट आए चेडविक, तो चेडविक ने न्यूट्रॉन का खोज कर दिया। उन्होंने भी क्या किया,
जाके न्यूक्लियस के अंदर वो भी जो है खोजना शुरू कर दिया। कहा कि जो गोल्डस्टीन जो था उससे भी यहीं पे कुछ मिला था प्रोटॉन नाम का कुछ, तो हमें भी शायद कुछ मिल जाए नया। तो उसे मिल गया न्यूट्रॉन, और जो न्यूट्रॉन मिला उस पर कोई चार्ज नहीं था। वो हम सब बता देंगे कैसे चार्ज नहीं था उस पर। तो ये आपको पता चल गया कि न्यूट्रॉन मिल गया चैडविक को। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, उसको देखने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट का दिलचस्पी और बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि जब सभी साइंटिस्ट को कुछ ना कुछ मिल रहा है तो चलो हम भी एक बार मतलब बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो उन्हें भी कुछ ना कुछ वो भी जाके खोजना शुरू कर दिया। और गोल्ड जे थॉमसन जो था ये भी चल दिए खोजने के लिए। और एटम के अंदर जैसे प्रवेश किए तो उन्होंने पाया कि एटम के अंदर जो है कुछ ऐसा चीज़ है जो है न्यूक्लियस का चक्कर काट रहा है। तो उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो उस पर निगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने किसका खोज कर दिया? इलेक्ट्रॉन का। चलिए ये आपको पता चल गया। और पेन फार्मूला के हिसाब से हमने जैसे कि तीनों बता दिया हूँ, तो पेन फार्मूला वो भी आप देख लेना। और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो जिस प्रकार से ये एटम है, एक प्रकार का ये एटम है। एटम में एक चीज़ समझना कि एटम के अंदर जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पार्ट ये प्रोटॉन का है। प्रोटॉन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। लेकिन जो ये न्यूट्रॉन है इस पे ये चार्ज नहीं होता है। चार्ज इस पे नहीं के बराबर होता है, चार्ज नहीं होता है। तो ये आपको पता चल गया। तो उसी प्रकार से अल्फा स्कैटरिंग जो था यानी कि अल्फा प्रकीर्णन जो था ये आपको पता चल गया। तो यहाँ पे एक चीज़ पता होने के बाद आपको इतना समझ में आ चुका होगा। अब जे थॉमसन जो है वाटरमेलन, और जे थॉमसन ने इसके बाद क्या दिया था? वाटरमेलन थ्योरी किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। अब एक चीज़ समझना यहाँ पे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे परमाणु बम हो गया, परमाणु बम यानी एटम बम का नाम सुने होंगे, और एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो वही परमाणु बम जब ब्लास्ट करता है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होता है, यानी कि आप देख सकते हो जिस पे चार्ज नहीं होता है वो साइलेंटली बैठे हुए रहते हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। जो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है वही ब्लास्ट करता है। और यूरेनियम में न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए परमाणु बम में यूरेनियम का यूज किया जाता है। तो ये आपको पता चल गया। और इलेक्ट्रॉन को देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आवास तत्व कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? और यहाँ पे एक चीज़, इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे जब अलग से चार्ज मिलता है वो अपने जो कक्षा को छोड़ के दूसरे कक्षा में चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को पैसा मिलते हैं तो वो खर्चा करने चले जाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का भी नेचर होता है। तो उसे जब चार्ज मिलता है बाहरी कोई चीज़ से जब उसको चार्ज मिलता है तो वो दूसरी कक्षा में कूद के चले जाते हैं। जब वो जैसे जैसे उसका चार्ज खत्म होता है फिर वो वापस अपनी कक्षा में आ जाते हैं। तो ये आपको पता चल गया। इस कारण से इलेक्ट्रॉन को आवारा तत्व भी कहते हैं। चलिए ये आपको पता चल गया। अब देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। और देखो न्यूक्लियर का जब रिएक्शन होता है यानी कि न्यूक्लियर का रिएक्शन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ये भी आई होप पता होगा आपको। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लेना, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जब Fe यानी लोहा और उसमें कार्बन मिलाया जाता है तो स्टील बनता है। आप देख पा रहे होंगे कि स्टील बनता है। तो ये आप नोट कर लेना एक तरह का, तो स्टील फॉर्म करता है। तो आज का जो था हमने आपको जो लेक्चर था यहीं कंप्लीट करते हैं। और ये शॉर्ट टाइप ही लेक्चर एक तरह से है। तो आप जो क्लास प्लस लाइट नाम का जो ऐप है उसमें ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे आपको सब चीज़ अवेलेबल करा दिया गया है। और हालांकि ये PDF सब चीज़ उसी पे है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर जाना। और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक दे दिया हूँ, और वहाँ पे ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन हो जाना। तो अब यूट्यूब पे भी इसका अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल, और बहुत सारे जो टॉपिक हैं जो है वहाँ पे भी अवेलेबल है। चलिए आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। इसका फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें थोड़ा सा जो डिटेल में एनालाइज करेंगे हम सब, आपको डिटेल में आपको डिस्कस करके बताएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में।